9 मई 1940। ये हैं फ्रांस के एक छोटे से कस्बे के छोटे छोटे बच्चे। आर्डेन नाम का यह कस्बा जर्मनी से दूर नहीं है, जिसके साथ फ्रांस की लड़ाई चल रही है। यहां हालात अभी तक तो शांत ही थे। तो यहां के स्कूली बच्चे अपने जूते कतार में रख रहे हैं और उनकी स्कूल टीचर उनसे कह रही है, आज हम एक अच्छा गीत सीखेंगे ताकि शांति बहाल हो जाए। राउंड 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 गो द पपेट्स। लेकिन ये इन बच्चों की आखिरी क्लास साबित हुई। मई 1940 सुबह 5:35 पर जर्मन्स ने हमला शुरू कर दिया। जर्मन पैराट्रूपर्स को हॉलैंड पर उतार दिया गया। वो पहले 30 लाख हमलावरों में से सबसे पहले पहुंचने वाले सैनिक थे। वेयरमाख्त बेल्जियम में पहुंच गए। ये हिटलर की एक चाल थी। जर्मन्स ने ऐसा दिखाया जैसे वो निष्पक्ष बेल्जियम के रास्ते फ्रांस पर हमला करने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने 1914 में किया था। मित्र सेनाओं के कमांडर इन चीफ जनरल गैमला को पूरा भरोसा था कि उन्होंने सब कुछ कवर कर लिया है। फोनी वॉर के दौरान उन्होंने अपनी रणनीति को अच्छी तरह निखार लिया था। गैमला ने फ्रांसीसी सेना की बेहतरीन मोटराइज्ड डिविजन्स को पूरी ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स के साथ बेल्जियम में दाखिल करा दिया। ये लड़ाकू सैनिक पूरे दमखम के साथ बेल्जियम से होकर आ रहे जर्मन सैनिकों को रोकने वाले थे। लेकिन हिटलर अपने हेडक्वार्टर्स में मुस्कुरा रहा था। उसकी चाल कामयाब हो गई थी। उसने कहा, खुशी के मारे मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उसने एयरफोर्स के कमांडर फील्ड मार्शल गोरिंग को फ्रेंच कॉलम्स पर बमबारी न करने का निर्देश दिया ताकि वो बेल्जियम के इलाके में और आगे बढ़ते जाएं। फिर उसने उन पर पीछे से हमला किया। उसका असली हमला तो आर्डेन में होने वाला था। फ्रेंच हाई कमान के मुताबिक कोई भी टैंक कभी भी इतने घने जंगलों वाली पहाड़ियों से नहीं गुजर सकता। लेकिन जर्मन्स को कोई नहीं रोक पाया। अगर वो रुके भी तो सिर्फ अपने ट्रैफिक जैम के कारण। इस बीच नीदरलैंड्स और बेल्जियम में जिन लोगों के पास अपनी कारें थीं, वो सबसे पहले भागने वालों में शामिल थे। हर किसी पर शक किया जा रहा था। कथित फिफ्थ कॉलम को लेकर डर जाहिर किया जा रहा था कि वो नाज़ीज़ के लिए काम कर रहे हैं। जर्मन्स ने अपनी इस नकली रणनीति को जारी रखा और वो खास तौर से प्रशिक्षित हवाई सेनाओं के जरिए बेल्जियम पर हमला करते रहे। सैनिकों ने पोलैंड में अपने अभियान के दौरान गाए जाने वाले गीत को दोहराया। प्रेमिकाओं को इंतजार करना होगा, अब वक्त विदाई का है कॉमरेड। 11 मई को सुबह सुबह उन्हें बेल्जियम में उतार दिया गया। उनका मकसद था एल्बर्ट कैनाल पर मौजूद फोर्ट एबेन एमेल पर कब्जा करना, जो बेल्जियम की रक्षा प्रणाली का केंद्र था और जिसे अभेद्य माना जाता था। एक जांबाज जर्मन सिपाही एक टरेट के ऊपर विस्फोटकों को लेकर पहुंच गया।
जीतने वाले सैनिक उस फोर्ट अबेनामेल के खंडहरों में से गुजरे जो बेल्जियम के लिए बहुत अहमियत रखता था। इस तरह की तस्वीरें वेयरमाख्त की अजेयता वाली छवि को और मजबूत बनाने वाली थीं। इस किले पर कब्जे के बाद लोग पेरिस तक जाने वाली आखिरी रेलगाड़ियां पकड़ने के लिए दौड़े। फ्रांस की राजधानी में रेड क्रॉस के पास भारी भीड़ जमा हो गई। बेल्जियम के शरणार्थियों को दक्षिण की तरफ जाने वाली कैटल कार्स में भेज दिया गया। जब जर्मन्स लिएज में दाखिल हुए तो घबराहट बढ़ने और फैलने लगी। इतनी ताकत के सामने लोगों के पास सिर्फ दो ही विकल्प थे, या तो हुक्म मानो या भाग जाओ। बहुत से शरणार्थी देहाती इलाकों से थे। इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि किसान सबसे बाद में रवाना होते थे, क्योंकि उन्हें अपनी फसलें और अपने मवेशी छोड़ने में बहुत तकलीफ होती थी। बेल्जियम के एक मशहूर कवि एमील वेहरन ने लिखा, यहां के लोगों के पास कुछ भी नहीं है, उनके सामने है तो बस ऐसा रास्ता जो कहीं खत्म नहीं होता। जो लोग यहां खेतों में काम करते हैं, उनके सामने है ऐसा दुर्भाग्य जिसकी कोई सीमा नहीं। जर्मन्स ने आसमान से हमले शुरू कर दिए। उन्होंने महत्वपूर्ण राजमार्ग, हवाई अड्डे, रिफाइनरीज और फ्यूल सप्लाईज को बर्बाद कर दिया। उत्तरी और पूर्वी फ्रांस में शहरों पर बमबारी की गई। फ्रांस के लोग अब मॉडर्न वॉरफेयर की असलियत का सामना कर रहे थे। उधर नीदरलैंड्स में रॉटरडैम पोर्ट आग की चपेट में था। इस पर जर्मन्स ने जबरदस्त बमबारी की थी, जैसा कि वॉर्सो में हुआ था। लेकिन इन बमों को शहर द्वारा समर्पण करने के बाद गिराया गया था। यह हिटलर का एक और युद्ध अपराध था। लंदन में अब नए प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। अपने पहले भाषण में उन्होंने ये बात साफ कर दी कि हालात जो भी हो, उनका देश लड़ता रहेगा। मुझे इस बारे में कोई शक नहीं है कि हॉलैंड और बेल्जियम की किस्मत पोलैंड की ही तरह और चेकोस्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया की ही तरह ब्रिटिश साम्राज्य और फ्रेंच रिपब्लिक की जीत से ही तय होगी। लेकिन फ्रांस में हालात अचानक बहुत गंभीर हो गए। सिर्फ 3 दिन में जर्मन सैनिक आर्डेन पहुंच गए और वो मर्ज रिवर पर फ्रांस की डिफेंसिव लाइंस की तरफ बढ़ने लगे। अपनी पिंसर मूवमेंट के जरिए आगे बढ़ते हुए वो बेल्जियम में इकट्ठे हुए मित्र सैनिकों को घेरने की कोशिश कर रहे थे। जर्मन इन्फेंट्रीमैन फ्रांसीसियों को इस तरह मात दे रहे थे जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से आए थे। हथगोलों, मशीन गनों और अपने जबरदस्त हमले के बल पर उन्होंने इस शहर पर एक दिन में ही कब्जा कर लिया। सीडोन शहर आर्डेन तक पहुंचने का जरिया था और इसे पहले भी 1870 में फ्रांसीसियों की हार के चलते तबाही झेलनी पड़ी थी। लेकिन जर्मन्स के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी मर्स रिवर। 13 मई की रात को ये सैनिक पुल बनाने के लिए बीम्स लाने लगे। फ्रांसीसियों ने जवाबी हमला किया।
लेकिन जर्मन्स ने फ्रेंच आर्टिलरी को नाकाम कर दिया और अगली सुबह सैपर्स ने पुल बनाकर तैयार कर दिया। सैनिकों की अगुवाई 52 साल का एक प्रशियन जनरल गुडेरियन कर रहा था। वो आर्मर्ड वॉरफेयर के मामले में एक जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट था और उसने टैंक्स के जरिए बड़ी ताकत, हिम्मत और रफ्तार से हमला किया। ब्लिट्जक्रीग या लाइटनिंग वॉर में दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिलना चाहिए। हमले में सबसे आगे थे टैंक, उसके पीछे इन्फेंट्री और आसमान में मौजूद थे विमान, खासतौर पर स्टूकर्स। स्टूकर्स सायरन से सज्जित डाइव बॉम्बर्स थे। गोता लगाने के जबरदस्त दबाव का सामना करते हुए उनके बेहद प्रशिक्षित पायलट बड़ी सटीकता के साथ आखिरी समय पर अपने बमों को रिलीज करते थे। फ्रांस के प्रधानमंत्री पॉल रेनो ने घबराहट में चर्चिल को फोन करके बताया, हमारी हार हो गई है, हम लड़ाई हार चुके हैं। फ्रांस के जनरल्स सख्ते में थे, वो स्थिति के मुताबिक कदम नहीं उठा पा रहे थे। मित्र सेनाएं तो बेल्जियम में फंसी हुई थीं। अब भला वो जर्मन सेना को आगे बढ़ने से कैसे रोक सकते थे? पेरिस में फ्रांस के अधिकारी शरणार्थियों की बढ़ती तादाद का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। बेल्जियम और उत्तरी फ्रांस के लोग शहर में लगातार आ रहे थे। जल्दी ही स्कूलों, अस्पतालों और बैरक्स में कोई जगह नहीं बची। सही खबरें नहीं मिल रही थीं। ऐसी अफवाहों का बाजार गर्म था कि गैमला ने आत्महत्या कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं था। फ्रेंच हाई कमान को यह समझ आ चुका था कि जर्मन सेना तट की तरफ बढ़ रही है और मित्र सेनाएं एक जाल में फंस चुकी हैं। ऐसे में जवाबी हमले का हुक्म दिया गया। कर्नल डी गोल नाम के एक शख्स को एक टैंक ब्रिगेड का प्रमुख बना दिया गया। फ्रांसीसी सेना के पास ज्यादा टैंक थे और जर्मन पेंजर टैंक्स के मुकाबले उनकी क्वालिटी भी बढ़िया थी। लेकिन बिना रीइंफोर्समेंट और हवाई मदद के फ्रांस के ये टैंक स्टूकर्स के आसान शिकार बन गए। फ्रांसीसी सैनिक बढ़िया मुकाबला कर रहे थे, लेकिन ये सोचकर हैरान थे कि वायुसेना उनकी हिफाजत क्यों नहीं कर रही है। फ्रांस के पायलट्स की तैयारी अच्छी नहीं थी और उनके पास विमान भी कम थे। लुफ्टवाफे के मुकाबले उनके पास बहुत कम विमान थे, फिर भी वो बड़ी हिम्मत से लड़े। दर्जनों जर्मन पायलट्स के विमान गिरा दिए गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। युद्ध विराम के कागजात पर दस्तखत होने के बाद इनमें से कुछ पायलट्स जर्मनी लौटाए जाने वाले थे, जो ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध में शामिल होने वाले थे। जर्मन टैंक्स बड़ी तेजी से उत्तरी फ्रांस के शहरों और गांवों से होकर गुजर रहे थे।